नमस्कार, ये है कास्ट इंडिया और आप देख रहे हैं मेडिकल डायलॉग कार्यक्रम। दोस्तों, रूमेटिक डिजीज के उपचार में अक्सर आप जो है कई दवाइयों के नाम सुनते हैं, लेकिन एक जो प्रमुख दवाई है सल्फेसैलाजीन, ये दवाई बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है और काफी तादाद में लोग इसके बारे में जानते भी, यानी कि ये आम दवा है। लेकिन इस दवा को लेकर कई सारी जो क्वेरीज है ये सामने आती रहती है। तो आज हम इसी दवा के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर एम्स र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजन गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकुर जी। तो सबसे पहले बहुत ही बुनियादी सवाल आपसे करता हूं शुरुआत में। सर, ये मेडिसिन क्या है और कैसे ये बॉडी पे काम करता है? तो देखिए, सल्फासालाजीन एक ऐसा दवाई है जो पिछले ऑलमोस्ट 80 सालों से मेडिसिन में यूज हो रहा है। मेनली जो इसका यूज है वो गठिया रोगों के लिए ही होता है, और उनमें भी ज्यादा से ज्यादा इसका यूज या तो स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज ग्रुप के लिए होता है, जिनमें कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेन है, या फिर रुमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दवाई जो है एक्चुअली ये दो दवाइयों से मिलकर बना है। इसको एक पार्ट को 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, 5AS से, फिर दूसरे पार्ट को सल्फापिरिडीन बोला जाता है। तो जब हम बॉडी में हम सल्फासालाजीन खाते हैं तो सल्फासालाजीन एक्चुअली बॉडी में जाके दोनों पार्ट्स में टूट जाता है। और ये दोनों ही पार्ट हमारी इंटेस्टाइन या आंतों में रहते हैं, और एक पार्ट ऐसा है जो कि एब्जॉर्ब होकर शरीर में चला जाता है ब्लड के थ्रू, और एक पार्ट ऐसा है जो कि आंतों के अंदर ही रह जाता है। अभी जो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड पार्ट है 5AS से, इसको साधारण भाषा में मेसिलामीन भी बोला जाता है। इसका काम वही आंतों में रह करके आंतों के अंदर अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या कोई गड़बड़ है तो उसे ठीक करना है। जबकि सल्फापिरिडीन पार्ट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, पूरे शरीर में सब जगह पहुंचता है, और ऐसा मानना जाता है कि सल्फासालाजीन का काम एक्चुअली ये सल्फापिरिडीन करता है बॉडी में एब्जॉर्ब। अच्छा, क्या ये स्टेरॉइड है ये दवा जो है? हाँ, तो सल्फासालाजीन स्टेरॉइड नहीं है, रादर इसे हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग दवा बोलते हैं। यानी कि इसको देने के बाद में आप स्टेरॉइड्स को कम कर सकते हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो ये स्टेरॉइड की जगह पे दिए जाने वाली एक दवा है जो कि स्टेरॉइड नहीं है। ओके सर, ये लॉन्ग टर्म यूज करने वाली दवा होती है जैसा कि मुझे मालूम है, जो खास करके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब की बीमारियों में जो इसका यूज होता है, लंबे समय तक मरीजों को खाना पड़ता है। तो सर, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं शरीर पे? लंबे समय तक अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो देखिए, सल्फासालाजीन एक बहुत ही सेफ दवाई है। अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूं कि जितनी दवाइयां रूमेटोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं, ये उन सब दवाइयों में अगर हम कहें सेफेस्ट, तो सेफेस्ट अगर हम टॉप 2-3 ड्रग्स ले लें, उनके अंदर इसका नंबर आता है। जो भी प्रभाव सल्फासालाजीन के कारण होते हैं, दुष्प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो सब पहले 2-3 महीनों में हो लेते। उसके बाद में अगर पेशेंट ने या मरीज ने 2-3 महीने लिए और उससे कुछ खास प्रभाव नहीं होते, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, सिवाय इक्का दुक्का चीजों। ये एक ऐसी दवा है जो कि लेडीज पेशेंट्स में, जो कि महिलाएं हैं, उनके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी दिया जा सकता है, और जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उस समय में भी दिया जा सकता है। सल्फासालाजीन एक तरह से बहुत सेफ दवाई है। जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं वो शुरू के 3-4 महीने में हो लेते हैं। उसके बाद में इसे बहुत ही सेफ तरीके से आराम से लंबे समय तक लिया जा सकता है। सर, एक प्रश्न जो है वो मन में आता है, एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हर मरीज के मन में इस तरह की इस तरह के सवाल होते हैं। ये सवाल ये है कि ये जो दवाई है इसको आप पेन किलर भी नहीं कहते, इसको पूरी तरीके से इसको स्टेरॉइड भी नहीं कहते। ये दरअसल शरीर पे, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं उनके शरीर पे काम कैसे करता है? थोड़ा मेडिकल टर्म में इसको समझाएं विस्तार से। तो देखिए, हम इसे स्टेरॉइड नहीं कहते और हम इसे पेन किलर भी नहीं कहते।
तो पेन किलर और स्टेरॉइड दोनों ही चीजों का एक्चुअली अगर आप देखें तो जनता में एक भय है दोनों के ही नाम से। स्टेरॉइड के बहुत साइड इफेक्ट हैं और पेन किलर के किडनी पे साइड इफेक्ट हैं, इसलिए हम ऐसी कोई दवा नहीं लेना चाहते जो या तो पेन किलर हो या स्टेरॉइड। और ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में है। इसमें स्टेरॉइड के गुण हैं लेकिन दुर्गुण नहीं है। इसी तरह से जो आप पेन किलर्स खाते हैं उसके भी इसमें गुण हैं लेकिन उसके भी अवगुण इसमें नहीं है। तो अब ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे अचंभे की बात यह है कि 80 साल इसको यूज करने के बाद भी आज भी हम ये करेक्ट तरीके से, सही तरीके से नहीं जानते हैं कि ये बॉडी में कैसे काम करता है। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि 3-4 चीजें हैं, 3-4 मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू ये बॉडी में काम करता है, जिसके थ्रू, जिन तरीकों से ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसमें से एक सबसे कॉमन तरीका जो आज की डेट में गिना जाता है वो है कि ये एक तो आंतों में जाने के बाद आंतों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में मिलता है, 10 से 20% लोगों में कॉमनली मिलता है, उनके अंदर ये उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। और दूसरा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन, आंतों का इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन कम करके ये जॉइंट्स की स्थिति को भी बेहतर कर देता है। और दूसरा तरीका जो माना जाता है वो है कि इसके कारण शरीर में एक पर्टिकुलर केमिकल जिसे हम एडिनोसिन बोलते हैं जी। उस केमिकल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और वो केमिकल के लेवल्स बढ़ जाने से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है। तो ये दो मेन मैकेनिज्म है, जी। लेकिन जी। करेक्ट तरीके से ये क्या करता है, कैसे करता है, ये आज भी नहीं मालूम। तो अगर ये मालूम नहीं है तो हम इस दवा को लिखते कैसे हैं सर? तो देखिए, शुरुआत में जब ये दवाई आई थी तो जी। ऐसा माना जाता था कि जो इसका 5-ASA यानी कि मेसेलामीन कंपोनेंट है वो क्योंकि आंत में रहता है और उसमें कीटाणुनाशक वो है, उसकी वो कैसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एक गुण है 5-ASA का। तो ऐसा शुरू में जब ये दवाई आई तो माना जाता था कि जितने भी गठिया होते हैं ये एक्चुअली इस कारण से होते हैं कि हमारी आंतों में कुछ गलत बैक्टीरिया आ गए हैं। ओके। तो उनका इससे संबंध जोड़ा जाता था। जब इस दवाई को दिया गया तो लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ऐसा माना जाने लगा कि एक्चुअली ये 5-ASA कंपोनेंट, ASA कंपोनेंट या मेसेलामिन कंपोनेंट जो सल्फासेलाजीन का है, इसके कारण बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जो खराब बैक्टीरिया थे, और उसके कारण जोड़ों का जो असर है, जोड़ों पे जो बीमारी का असर है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से इसको दिया जाने लगा, लेकिन बाद में पता चला कुछ प्रयोगों के आधार पे जो कि ह्यूमन बींग्स में भी किए गए और लैब एनिमल्स में भी किए गए, पता लगा कि ये प्रभाव, ये पर्टिकुलर तरीका जो है ये शायद इसका इफेक्ट नहीं लाता। तो अभी उसके बाद में काफी रिसर्च हुई, फिर एडिनोसिन की हाइपोथेसिस आई, लेकिन करेक्टली वो आज भी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसे काम करता है। तो इसलिए ये काम कर रहा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे पास में 80 साल का एक्सपीरियंस है। ये हमने जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली लेडीज हैं उनमें भी दिया जाता है, और कोई दुष्प्रभाव ना उनमें ना बच्चों में मिले हैं। तो ये सब चीजें मिला करके हम इस दवाई को लिखते हैं, ये जानने के बावजूद कि हम इसका करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं जानते। ओके। अच्छा सर, ये सल्फासेलाजीन और इसमें एक ऐड होता है अक्सर, मतलब बाद में डॉक्टर्स लिखने लगते हैं इसमें डीआर या डीएसआर, कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स, तो ये क्या है सर? एक्चुअली डीआर या डीएसआर नहीं होगा, ये आप जो कह रहे हैं वो शायद एंट्रिक कोटेड प्रिपरेशंस होती हैं। ओके। तो उनके कारण ऐसा माना जाता है कि जो साइड इफेक्ट जो शुरू में मैंने आपको बताया 3-4 महीने में जो पेशेंट्स जब इसको लेना शुरू करते हैं, उन्हें उल्टी आने जैसा, थोड़ा बहुत दिल घबराने जैसा लगता है, या उन्हें डायरिया भी इन्फेक्ट होता है। तो ये सब जो साइड इफेक्ट है शुरू के 3-4 महीने में होने वाले, जो आंतों से संबंधित, खाने के पाचन से संबंधित है, ये सब एंट्रिक कोटेड प्रिपरेशन लेने से कम हो जाता है। ओके। तो जो आप बात कर रहे हैं एक्चुअली वो एंट्रिक कोटेड प्रिपरेशंस हैं जो कि कई कई पेशेंट्स में लिखी जाती हैं, क्योंकि उन्हें इसके ये जीआई साइड इफेक्ट्स या जो आंतों से संबंधित साइड इफेक्ट्स हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो। ओके। केसेस में ये मदद करता है। क्या ये सर, ये जो दवा है क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका यूज करते हैं, क्रॉन्स वगैरह को ट्रीट करने में? हाँ जी, तो मैंने आपको जैसा बताया कि सल्फासेलाजीन के दो कंपोनेंट है, एक है सल्फापेरिडीन जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होकर शरीर में चला जाता है, और एक कंपोनेंट एएसए
5-ASA जिसको ये मेसालामिन बोलते हैं, ये आंतों में ही रह जाता है। अब 5-ASA का काम जो आंतों में इन्फ्लेमेशन है उसे ठीक करना है। तो इसीलिए क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सारा प्रॉब्लम कोलन यानी कि बड़ी आंत के अंदर होता है, तो ये वहीं रह के उस इन्फ्लेमेशन को सही करता है। तो इसलिए इसे उसमें भी यूज किया जाता है। ओके सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा आपसे। अक्सर इस बात को देखा गया है कि ये डॉक्टर्स भी इस चीज को देखते हैं कि मतलब कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बिना डॉक्टरी परामर्श के इस दवा को अपने आप छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इस दवा को कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसके क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं? अगर बिना डॉक्टरी परामर्श के छोड़ता है कोई मरीज तो उसके दुष्परिणाम किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सल्फासालाजीन जी। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना। हम्म। आज दुनिया में जो भी हमारे पास में लिटरेचर या रिसर्च पेपर्स या ट्रायल्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम यूज करके ये कहते हैं कि सल्फासालाजीन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काम करता है और इसलिए पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए। वहाँ हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है, इसके कई रूप हैं। जैसे कि एक रूप को हम एक्सियल डिजीज बोलते हैं। एक्सियल डिजीज का मतलब इन पेशेंट्स में या तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है या रीढ़ की हड्डी से जुड़े 4 मेजर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, यानी कि दोनों कंधे और दोनों कूल्हे। जिन भी पेशेंट्स में सैक्रोइलियक जॉइंट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स या इन 4 जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो और बाकी और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कि घुटने, जैसे कि टखने या एंकल्स, तो उस डिजीज को हम एक्सियल डिजीज बोलते हैं क्योंकि वो स्पाइन के एक्सिस के चारों तरफ। अब कुछ पेशेंट्स, दूसरे टाइप के पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें कि साथ में पेरिफेरल आर्थराइटिस होता है। पेरिफेरल आर्थराइटिस का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट्स को घुटने में भी प्रॉब्लम है, टखने में भी प्रॉब्लम है या ऊपर के जॉइंट्स यानी कि हाथों में, कोहनी में या कलाइयों में भी प्रॉब्लम है। इन जॉइंट्स का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे हम पेरिफेरल आर्थराइटिस बोलते हैं। अब दुनिया में जितने भी मेजर ट्रायल्स हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि सल्फासालाजीन एक्सियल डिजीज में काम नहीं करता है, यानी कि अगर पेशेंट को सैक्रोइलाइटिस है या कंधों का इन्वॉल्वमेंट है या कूल्हे का इन्वॉल्वमेंट है, उस केस में सल्फासालाजीन देने का कोई लाभ नहीं है। जबकि पेशेंट्स को अगर घुटने, टखने, कलाई, कोहनी का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें भी आर्थराइटिस है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वहां इसका प्रयोग काफी लाभदायक होता है। जी। तो अब पेशेंट्स को छोड़ना या ना छोड़ना इस बात पे निर्भर करेगा कि उसे कितना फायदा है। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ कि क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए, डॉक्टरी परामर्श के बिना कोई भी दवा नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि आप डॉक्टर पे भरोसा करके उस दवाई को यूज करें। हाँ, लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर दवाई से आपके प्रॉब्लम्स में, आपके सिम्टम्स में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मेरी राय ये है कि पहले डॉक्टर से डिस्कस करें। और जो मैंने आपको अब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि एक्सियल डिजीज में काम नहीं करता है, तो आप उस केस में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि सर मुझे एक्सियल डिजीज है, क्या मुझ में ये दवाई कारगर होगी। ऐसा देखा जाता है, कुछ छोटे ट्रायल्स में ऐसा देखा गया है, एक मुट्ठी भर लोगों में एक्सियल डिजीज में भी ये काम कर जाता है। जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक्सियल डिजीज है, वहां पे सल्फासालाजीन देने के बाद में हमारी उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा फायदा, मे बी 10-15% लोगों में फायदा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये सवाल डॉक्टर साहब इसलिए भी मैंने पूछा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस दवाई का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम आगे चल के जो हमें पोस्चरल डेफॉर्मिटीज होने वाली है उससे हमारा बचाव होता है। तो अगर इस दवाई को हम बीच में छोड़ते हैं तो हमारी जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करती है। तो क्या ये मतलब ये मिथ है या ऐसा सचमुच है? देखिए, मैं इसको मिथ ही कहूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्चरल चेंजेस स्पाइन की डिजीज के कारण होते हैं और वहां पे सल्फासालाजीन का कोई असर नहीं देखा गया है। तो इस कारण से ये मान लेना कि आपका पोस्चरल बेंडिंग, पोस्चर बिगड़ जाना, आगे की तरफ झुक जाना, ये सल्फासालाजीन खाने से रुक जाएगा, तो ये चीज गलत है। उसके कारण, सल्फासालाजीन के कारण इस पे कोई प्रभाव नहीं होता। जी। एक सवाल और इसी संदर्भ में,
अक्सर ये भी लोगों के मन में होता है, ये चीजें होती है कि सल्फासेलेजिन अचानक से शरीर पे अपना वो प्रभाव नहीं दिखाता है, ये कुछ समय के बाद अपने मतलब अपने पूरी पावर से आपके शरीर को फायदा करता है। क्या ये भी मिथक है या सच है? हाँ जी, ये बात सही है कि सल्फासेलेज़िन का पूरा असर आने में शरीर में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ओके। इसलिए इसे 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन खा के छोड़ देना और ये सोचना कि ये दवाई मुझ पे काम नहीं कर रही है, वो चीज़ गलत है। जब आप इस दवाई को शुरू करते हैं, उसके बाद आपको कम से कम इसे 3 या 4 महीने देने हैं। उसके बाद में ही हम इसका पूरा प्रभाव माप सकते हैं, असेस कर सकते जी, जी, जी। अच्छा, चूँकि सर आप एक बहुत ही बड़े चिकित्सा संस्थान से हैं, तो एक सवाल जो अक्सर लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो अत्याधुनिक चिकित्सा और उसके बारे में जुड़ी जानकारियाँ सबसे पहले पहुँचती हैं। तो इस वक़्त अगर ये पूछा जाए कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सबसे आधुनिक जो है चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन कोई है, तो वो क्या है? देखिए, दोनों ही बीमारियों में अगर मैं कहूँगा तो सबसे आधुनिक अगर आप मुझसे बात करेंगे, दोनों ही बीमारियों में अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, जी, अभी तक अगर आप मुझसे 3 या 4 साल पहले तक की बात पूछेंगे, तो मैं कहूँगा दोनों ही बीमारियों में सबसे आधुनिक चीज़ थी बायोलॉजिकल्स एंटी-टीएनए, जी। जिन्हें आप इन्फ्लिक्सिमैब, एटानरसेप्ट, अडालिमुमैब इन सब नामों से जानते हैं। हुँ, और ये दोनों ही बीमारियों में काम करते थे। थोड़ा डोज़िंग डोज़िंग की पद्धति में थोड़ा-सा डिफरेंस है, डोज़िंग रेंज थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों ही बीमारियों में ये काम करते थे। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर दोनों ही बीमारियों में अलग-अलग दवाइयाँ आई हैं, जो कि एक-दूसरे में काम नहीं करती। जी। एटलीस्ट हमारे पास आज की डेट में ऐसे ट्रायल्स नहीं हैं, जिनके मैं कह सकूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो पिछले 2, 3, 4 सालों में जिन्हें हम स्मॉल मॉलिक्यूलर ड्रग्स या जैक इन्हिबिटर्स कहते हैं, जो आए हैं, उनके लिए आज की डेट में हमारे पास एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रायल नहीं है, वे ट्रायल्स चल रहे हैं। तो हो सकता है यही दवाइयाँ जो जो कि आज की डेट में सबसे आधुनिक दवाइयाँ हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, आने वाले 2-3 सालों में ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी अप्रूव हो जाएँगी। हुँ, सिमिलरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम आज की डेट में अगर हम सबसे आधुनिक दवाइयाँ गिने तो फिर बायोलॉजिकल्स ही हैं, जो कि एक ओके। डिफरेंट मैकेनिज्म से काम करते हुँ, हैं। हुँ, एक IL-17 पर्टिकुलर केमिकल है, उसके अगेंस्ट काम कर वो दवाइयाँ आज की डेट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अप्रूव नहीं है। ओके। तो इसलिए दोनों में जो अब चेंज आया है, दवाइयाँ दोनों तरफ डिफरेंट आ गई हैं, जो इनके ट्रायल्स चल रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में फिर ये दोनों एक कॉमन स्ट्रीम में आके मिल जाए। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अभी ये देखा कि सल्फेसेलेजिन किस तरीके से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बारे में हकीकत क्या है और मिथक क्या है। साथ ही इस दवाई का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी परामर्श के छोड़ना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक जो है इसका खराब असर आपकी सेहत पे पड़ सकता है। तो आगे हम और भी उपयोगी विषयों पे चर्चा करने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, और जाते-जाते मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी किसी तरह का विषय है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर इसके बारे में जानकारी दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी जानकारी, ब्रीफ जानकारी आपके सामने लेकर आएँ। तो जाते-जाते सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे इस जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी बनेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार। अंकुर जी। जी, बिल्कुल मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे भी आप भविष्य में भी ऐसे चांस देते रहेंगे कि मैं मेरी नॉलेज के माध्यम से सब लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया और जी, कुछ जी। बेहतर कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।